कई बार मस्ती मजाक बड़ा भारी पड़ जाता है, खासकर ऐसी चीज़ों का मजाक बनाना जिनके बारे में तुम जानते भी नहीं। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। लड़कों में एक मुसलमान, एक सिख और हम 3 हिंदू थे। लड़कियां तीनों ही हिंदू थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहा। महीने में एक आध बार मिलने का प्लान बनता, कभी कोई किसी को खाने पे बुला लेता। ऐसे ही हम लोग मिलके पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते। इसी तरह सर्दियों के मौसम में एक ठंडी शाम किसी एक दोस्त ने खाने पर बुलाया और वहाँ प्लान बनता है कुछ खतरनाक किया जाए, कुछ एडवेंचर करते हैं। किसी ने पहाड़ों पर जाने को कहा तो किसी ने गोवा के बीच पर जाने को कहा। सरदार जी ने कहा कि पंजाब चलो, बड़ा मज़ा आएगा। अब इस बात पर सब लोग आपसी सहमति से मान गए और प्लान बना लिया, अगली बार मिलेंगे तो पंजाब चलेंगे। वक्त गुजरते ज़्यादा दिन नहीं हुए, सबने पंजाब जाने की ट्रेन बुक की और निकल पड़े वहाँ की ओर। दिसंबर महीने की सर्दियाँ थी, बाहर धुंध छाई हुई थी। हमारी ट्रेन जिस वक्त पंजाब पहुंची 8 बज रहे थे। 9 बजे ट्रेन किसी छोटे से अनजाने स्टेशन पर रुकी। पता किया तो लोगों से मालूम हुआ इंजन में कुछ खराबी हो गई है, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी ट्रेन नया इंजन लेके आएगी, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। सरदार जी ने ट्रेन से निकल के देखा, कहा कि 2 स्टेशन छोड़ के हमारे गांव का स्टेशन है, कहो तो पैदल चलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सबको लगा कि सुबह तक रुकने से अच्छा है कि हम पैदल निकल चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था, कुछ एडवेंचर करने का मौका भी मिल गया। हम सब ने अपने बैग कंधों पर डाले और निकल पड़े। बातें करते हुए अपनी मस्ती में जा रहे थे। रात के 9:30 बज चुके थे। सारे के सारे सरदार जी के भरोसे उनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि रास्ता बस उसे ही पता था। लगातार 2 घंटे तक चलने के बाद लगा कि थोड़ा रुककर आराम करते हैं। इतने में अगर कोई गाड़ी मिल जाती है तो उसमें लिफ्ट लेके चलते हैं, मगर उस सुनसान कच्चे रास्ते पर कोई गाड़ी दिख जाए ये नामुमकिन था, वो भी आधी रात के वक्त। हमारे आसपास दूर दूर तक बस खेत ही खेत नजर आ रहे थे। रात के सन्नाटे में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। कुछ देर तक तो वो भौंकते रहे, फिर एकदम से उनकी आवाज बड़ी अजीब सी हो गई। इसी दौरान दूर कहीं से गाड़ी की लाइट नजर आई। एक तरफ तो हम कुत्तों की आवाज से डरे और सहमे से थे, और दूसरी तरफ एक उम्मीद भी थी कि कोई गाड़ी तो दिखे, इसमें लिफ्ट मांग सकते हैं। जैसे जैसे गाड़ी करीब आ रही थी, कुत्तों की आवाज और तेज हो गई। हमारे एक दोस्त रजमान ने बताया कि कुत्ते ऐसे तब भौंकते हैं जब उन्हें कोई दिखाई दे, जैसे कोई भूत, प्रेत या आत्मा। रात के सन्नाटे में जब इस बात का जिक्र हुआ तो हम सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि हम लोग ये सब चीजें नहीं मानते थे। सरदार जी ने नकल करनी शुरू कर दी कुत्तों की, और हम हंस रहे थे। जैसे जैसे वो भौंक रहे थे, सरदार जी भी वैसी आवाज निकाल रहे थे। लेकिन लड़कियों को ये मजाक ठीक नहीं लग रहा था, वो डरी हुई थी। गाड़ी हमारे करीब आई और हमने देखा कि बड़ी गाड़ी थी। हाथ के इशारे से हमने गाड़ी रुकवाई। सरदार जी ड्राइवर की तरफ गए, जाके अपने गांव के बारे में बताया तो ड्राइवर ने कहा कि वो उसी तरफ जा रहे हैं। हमने उससे थोड़ी रिक्वेस्ट की और वो हमें साथ ले जाने के लिए मान गए। हम सब गाड़ी में आ बैठे। हमारा एक दोस्त सुरेश, जिसने रजमान की बातों का मजाक उड़ाया था, वो था भी थोड़ा मज़ेदार किस्म का बंदा। जल्दी से जाके ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वहां सरदार जी को बैठना था, क्योंकि उसे ही गांव के बारे में पता था। खैर, इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम बाकी सब पीछे बैठ गए। तब हमने गाड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी में देखा कि
ड्राइवर का चेहरा कुछ अजीब सा था। उसकी तरफ देखते ही बड़ा नेगेटिव सा एहसास होने लगा। वो सारे रास्ते खामोश ही रहा, किसी से कोई बात नहीं की, जबकि हम सब मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। सुरेश ने यहां भी रजमान की जिन वाली बात नहीं छोड़ी और वो इसका मजाक बनाता रहा। उसके साथ हम भी मजे लेते रहे। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी में एक झटका सा लगा और वो रुक गई। हमने गाड़ी से बाहर आके देखा तो एकदम गुप्त अंधेरा था, धुंध छाई हुई थी। ये जगह ऐसी लग रही थी मानो सब खत्म हो चुका है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। हमने ड्राइवर को देखा और रुकने की वजह पूछी। उसने कुछ नहीं कहा, गाड़ी से उतरा और गाड़ी का पूरा चक्कर मार के फ्रंट सीट पर बैठे सुरेश की तरफ आया और दरवाजा खोलकर हमारे सामने उसने सुरेश की गर्दन पकड़ ली। हम जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़े, ड्राइवर का चेहरा अपना आकार बदलने लगा। आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल हो गई, दांतों में नुकीलापन आने लगा और तभी उसने सुरेश की गर्दन में अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। ये देखते ही लड़कियों की चीख निकल गई। घबराते हुए हम सब गाड़ी से बाहर निकले। इतने में सरदार जी थोड़ा आगे बढ़े और ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे पीछे जोर का धक्का मारा और सरदार जी काफी दूर जाके गिरे। इतने में रजमान ने ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वहां कुछ माहौल बदलने लगा। रजमान ने कहा, सब लोग भागो यहां से। उसने सरदार जी को उठाया और भागने लगे। हमें रोना आ रहा था। सबसे ज्यादा लड़कियां डरी हुई थी, वो चीख रही थी। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे थे, हमें नेगेटिविटी का एहसास कम होने लगा। पता नहीं कितनी देर और कब तक दौड़ने के बाद एक जगह गुरुद्वारा नजर आया। सब भागते हुए गुरुद्वारे में पहुंचे। लड़कियां वहां जाते ही बेहोश हो गई। आंख खुली तो कुछ लोग हमारे आसपास खड़े थे, हमें जगा रहे थे। उन्होंने पूछा, यहां कैसे पड़े हो? तो हमने अपनी रात बीती उन्हें बताई। अब जाके हमें कुछ सुरक्षित महसूस हुआ। दिन के उजाले में कुछ लोग हमारे साथ उस जगह तक चले गए। रात को हम सीधे रास्ते पर बस भागते हुए आए थे, तो अब हम वैसे ही सीधे सीधे चलते चले गए। वहां पहुंच के देखा तो वो गाड़ी अभी भी वहां पे खड़ी थी। हमारा सामान अभी भी उसमें पड़ा हुआ था। गाड़ी से थोड़ी दूरी पर कुछ शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। गले के लॉकेट और घड़ी से पता चला कि वो शरीर के टुकड़े सुरेश के थे। हमने देखा कि गाड़ी जिस जगह खड़ी थी वो एक कब्रिस्तान का मेन गेट था और उसकी हालत बड़ी खस्ता हुई पड़ी थी। लग रहा था जैसे कितने जमाने से यहाँ कोई आया ना हो। हम सब एक दूसरे को संभालते हुए वापस गुरुद्वारे में आए और फिर सरदार जी के साथ उनके गांव चल दिए। मगर हमारा दिल और दिमाग अब भी वहीं था। सुरेश हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके बिना अब खाली खाली सा लग रहा था। आज भी जब हम मिलते हैं रजमान से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है जिस बात पर हमने रजमान का मजाक उड़ाया था और जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया, वो जानता नहीं था कि उसकी मौत भी एक ऐसे ही प्रेत के हाथों लिखी होगी। कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज की दूसरी कहानी है एक लड़की की, जिनका कहना है कि इनके घर में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ये कहती है इनके घर में कोई जिन है, किसी जिन का कब्जा है इनके घर पर। इस लड़की का कहना है, एक शाम मेरे मम्मी पापा मेरी छोटी बहन के साथ मार्केट तक गए। वो मुझे भी ले जाना चाहते थे, पर मैंने जिद की कि मुझे घर पर ही रुकना है। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मुझे पढ़ाई करनी थी। हालांकि मैं कोई इतनी पढ़ाकू नहीं हूँ, पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी। पापा को कुछ ज़रूरी काम भी था पड़ोस वाले अंकल के यहाँ पे, शायद कुछ पैसों का हिसाब करना था, वरना तो वो नहीं जाते। रात के 9 बजे थे। उनके जाते ही मैंने किताब को साइड में रखा और टीवी पर कार्टून चला दी। मैं तब 11 साल की थी। टीवी देख रही थी और बारिश की वजह से केबल कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। ये देखते ही मूड खराब हो गया। मैं गुस्से में खिड़की के पास आके बैठ गई।
बारिश को देख रही थी। खिड़की से बाहर हाथ निकाल के बारिश को महसूस कर रही थी। मेरी नज़र सामने एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पीछे से छिपकर कोई देख रहा था। पहले मुझे लगा होगा कोई, फिर मैंने अपना हाथ अंदर किया और खिड़की को बंद कर लिया। तभी एक पापा की शक्ल का आदमी एकदम से खिड़की के सामने आके खड़ा हो गया। मैंने झट से खिड़की बंद कर ली। खिड़की बंद होने के बाद बाहर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। घर पर कोई नहीं था। उस वक्त मेरी हालत क्या थी वो बस मैं ही जान सकती हूँ। मैं रो रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, बचा लो मुझे। बाहर बिजली चमक रही थी और खिड़की पर वो आदमी अभी भी खड़ा हुआ था। मैंने हिम्मत करके खिड़की पर पर्दा डाल दिया। आधे घंटे बाद मम्मी पापा भी घर आ गए। मैं मम्मी से लिपटकर खूब रोई। उन्हें कहा कि आगे से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेले घर पर नहीं रुकूंगी। इसके कुछ ही दिनों बाद मम्मी ने और मैंने एक एक्सपीरियंस किया। पापा तब घर पे 5:30 बजे तक आ जाया करते थे। तो अब कुछ ऐसा होने लगा, उनके आने से ठीक 10 मिनट पहले उन्हीं के जैसा एक आदमी आता और दरवाज़ा बजाता। मम्मी ने 1-2 दिन तो ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जब रोज़ रोज़ ऐसा होने लगा तो मम्मी चौकन्नी हो गई कि ये कोई और है, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास तो मेन गेट की चाबी होती है। और उस आदमी को मैंने भी देखा था, भले ही पीछे से, सामने से नहीं, पर मम्मी ने जिस तरह से बताया वो कोई और ही था। तीसरी बार इसी घर में जब मेरी शादी हुई और मैं घर के ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी, मम्मी पापा सेकंड फ्लोर पर रह रहे थे और फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम थे, वो खाली पड़े थे। पापा की एक आदत थी, वो लेट नाइट खाना खाते थे और फिर रात को छत पर टहलते थे। एक रात पापा अपने रूटीन के हिसाब से टहलने गए और 15 मिनट बाद वापस नीचे आ गए। मम्मी ने पूछा क्या हुआ। पूछने लगे कि हमारी बेटी ऊपर आई थी मुझे बुलाने के लिए। मम्मी ने मुझे फ़ोन लगा के पूछा कि तू ऊपर गई थी अपने पापा को बुलाने। मैंने कहा नहीं, मैं तो किचन में काम कर रही थी। तो मम्मी ने पापा को बताया कि नहीं, वो तो नहीं आई। तब पापा ने मम्मी को ये बताया कि हमारी बेटी की शक्ल की एक लड़की ऊपर आई काली ड्रेस में और मुझे ज़ोर से आवाज़ दी, पापा इधर आओ। और मैं जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वो गायब हो गई। उस दिन के बाद से पापा कभी अकेले टहलने छत पर नहीं गए। चौथा हादसा तब हुआ जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। आधी रात का वक्त था, शनिवार था और वो अपने दोस्तों के साथ थे। उस वक्त मैं बच्चों को सुलाकर बाहर लेट चुकी थी अपने पति के इंतजार में। उन दिनों हमारा सेकंड बेबी हुआ था। मुझे पता नहीं मैं कब कब में सो गई थी और तभी मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई खुसर पुसर कर रहा है, मुझे गुदगुदी कर रहा है। अब मैं तो नींद में थी तो मुझे लगा कि मेरे पति आ गए हैं और मुझे तंग कर रहे हैं। तो मैं नींद में ही उन्हें बोलने लगी कि प्लीज़ तंग ना करो, सोने दो, बहुत थक चुकी हूँ। जब ये हरकतें नहीं रुकी तब मैं गुस्से में उठी। उस वक्त मैंने सामने अपने पति की शक्ल का एक आदमी देखा जो मुझे देख के जोर से चीखा और मैं उसे देखकर चीखी और तभी वो गायब हो गया। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोच समझ भी नहीं पाई कि क्या हुआ। मैं कांप रही थी। हिम्मत करते हुए रूम से बाहर झांक के देखा कि कौन था, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने पति को कॉल किया और कहा कि जल्दी घर पे आओ। जब वो आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जब हमारा पहला बेबी हुआ था तब मैं सीधे अपने माँ से मिलने गई। 40 दिनों के लिए मुझे वहाँ रुकना था, पर सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि मैंने सोते हुए फील किया एक औरत मेरे पास खड़ी है और चूड़ियाँ खनका रही है और कुछ बोल रही है। पहले मैं समझी कि माँ है, लेकिन माँ तो कभी चूड़ियाँ पहनती ही नहीं थी, मैंने कभी नहीं देखा। जब थोड़ी देर ऐसा होता रहा तो मेरी आंख डर के मारे खुल गई। देखा तो माँ मेरे बाजू में सो रही थी और कोई नजर नहीं आया। हमारे घर में कुछ ऐसा था कि क्या कहें। बहुत कोशिश की इस घर को बदलने की, बेचने की, पर हमेशा नाकामी ही हाथ लगी।
और ऐसे ना जाने कितने ही वाकयात हैं इस घर के बारे में। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। मम्मी पापा ने कुछ लोगों को घर दिखाया तो उन्होंने बताया कि घर में एक जिन है जो रूप बदल के तुम्हारे सामने आता है। वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, शायद कुछ कहना चाहता है आपसे, इसलिए वो बार बार आपके सामने आ रहा है। कई बार चीज़ों को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बता नहीं पाते कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके हालात क्या हैं। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।